हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। नाउ आज के इस वीडियो में पीएसआईआर के डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव को कंटिन्यू करते हुए हम डे 26 के वीडियो को डिस्कस करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए थे, आई होप उनके अपने आंसर्स लिख लिए हैं। अब हम उन पर्टिकुलर क्वेश्चन के अप्रोचेस को समझेंगे। इससे पहले के जो भी वीडियोस हैं उनको ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किया जा चुका है, आप उन्हें वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो डेली क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं उनके मॉडल आंसर के पीडीएफ्स आपको ओनली आईएएस के पीएसआईआर के ग्रुप पर मिल जाएंगे, पीएसआईआर के टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। आप उन्हें वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आज के क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं, टॉपिक को समझते हैं। द टॉपिक इज स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस, स्टैट्यूटरी कमीशंस। जैसे कि पहला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल दैट इज कैग, फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, ये सब। राइट, तो जो भी जितने भी स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस है ये भी काफी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं इंस्टीट्यूशन के बेस पर आपको दो क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए दिए गए थे। हम उन्हीं क्वेश्चंस को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। First things first, let's understand the first question. The first question says that while elections, of course, do not make a democracy, they are unquestionably the sine qua non of each and every democracy. Analyze this with respect to the role of Election Commission in India. ठीक है? See, once again, the question is very very straightforward. We will try to understand कि exactly question की demand क्या है, question exactly क्या चीजें पूछ रहा है। तो देखो, क्वेश्चन कहता है कि एक कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए, एक कंट्री को डेमोक्रेसी बनाने के लिए इलेक्शन जो है सिर्फ वो अकेला एकमात्र फैक्टर नहीं है। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन, अगर किसी एक कंट्री के अंदर इलेक्शन हो रहा है तो वो कंट्री डेमोक्रेसी हो गई, ऐसा नहीं कह सकते हम। लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सीने कॉर्नर का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हर एक डेमोक्रेसी के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर समझो, बोल रहा है कि इलेक्शन जो है वो एकमात्र फैक्टर नहीं है जो किसी कंट्री को डेमोक्रेसी बना देगा, लेकिन इलेक्टोरल जो इलेक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी कंट्री को डेमोक्रेसी बनाने में हेल्प करेगा। इसी चीज को हमें एनालाइज करना है और स्पेशली हमें जो रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन है उस चीज को प्रॉपर्ली डिस्कस करना है कि एग्जैक्टली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एग्जैक्ट रोल क्या होता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इलेक्शन। मतलब हमारे डेमोक्रेसी को प्रमोट करने में हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या एग्जैक्ट रोल है, इस चीज को हमें यहां पर डिस्कस करना है। ठीक है, सो आई होप आप ये चीज समझ गए कि एग्जैक्टली क्वेश्चन की डिमांड क्या है। अब देखो, अब हम बात करते हैं फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट कि एग्जैक्टली इंट्रोडक्शन के अंदर कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। आफ्टर ऑल इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम ये समझते हैं। ऑलराइट, तो देखिए, जैसा हमने समझा कि ये क्वेश्चन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर है, तो इस क्वेश्चन का बिगर पिक्चर कौन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरीके से कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताएंगे। तो पहली चीज आप ये बता सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो एक परमानेंट बॉडी है। ठीक है, अब देखिए, इसके अलावा आर्टिकल 324 जो है हमारे भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करता है। और वो क्या बोलता है कि मेन एम क्या है, मेन फंक्शन क्या है इलेक्शन कमीशन का। इट सेज कि जो मेन फंक्शन है इट इज टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, फेयर इलेक्शंस इन द कंट्री। मतलब भारत के एज अ देश के अंदर, मतलब इंडिया एज अ कंट्री के अंदर फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने का जो जिम्मेदारी दी गई है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी गई है। ठीक है, अब आर्टिकल 324 के अंदर यह भी बोला गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर्स प्रोवाइड की गई है। कुछ पावर्स किस चीज की, सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल। मतलब जब भी कोई इलेक्शन होगा भारत के अंदर, जैसे देखो, टोटल 4 इलेक्शन की पावर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होती है। पार्लियामेंट का इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन। ये चारों इलेक्शन जब भी होंगे तो इन इलेक्शंस के सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल ये सब के सब किसके पास रहेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रहेगा। तो हल्का समझो, सुपरिंटेंडेंस का मतलब क्या होता है। सुपरिंटेंडेंस का मतलब होता है कि किसी भी चीज को कंट्रोल करने का जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद रहेगा। सीधे शब्दों में समझे, जब भी एक पर्टिकुलर कंट्री, मतलब जब भी एक पर्टिकुलर स्टेट में या फिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन या फिर लोकसभा का इलेक्शन होगा, तो उस इलेक्शन को ओवरऑल सबसे ऊपर लेवल पे कौन कंट्रोल करेगा, सुपरिंटेंडेंट कौन करेगा। सुपरिंटेंडेंट मतलब सबसे ऊपर से कंट्रोल करना, दैट विल बी डन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सेकंड चीज, वो इलेक्शन किस तरीके से होने वाला है या फिर अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, हर एक तरीके का जो डायरेक्शन है वो कौन प्रोवाइड करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और पूरे हद तक 100% जो कंट्रोल रहेगा उस इलेक्शन के ऊपर वो किसका रहेगा, दैट विल बी डन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सो ये मेन 3 कीवर्ड्स थे। तो यहाँ पर 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज तो आर्टिकल 324 बोलता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोला जाता है कि तुम पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इन चारों के इलेक्शन को सुपरिंटेंड करोगे, इनको डायरेक्शन प्रोवाइड करोगे और ओवरऑल कंट्रोल करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमने यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डिफाइन कर दिया। हमने यहां पर यह बताया कि आफ्टर ऑल जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका मेन काम क्या है। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहां पर इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि इलेक्शंस क्या है और इलेक्शंस की इंपॉर्टेंस क्या है। अब देखिए, बॉडी में सबसे पहले आप बताओगे कि इलेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहली चीज तो देखो, इलेक्शन है क्या।
इलेक्शन का सीधा सा मतलब ये है कि इलेक्शन एक तरीका है, इट इज अ वे, इट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू लोग जो है, यानी कि जो पीपल है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज क्यों करना है? आपको याद होगा कल की वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि जो इंडिया है, इंडिया के अंदर इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन चूज, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पावर तो ओवरऑल पीपल के पास है, लेकिन पीपल डायरेक्टली उस पावर को यूज नहीं करते। रादर पीपल जो है अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बदले में पावर को यूज करते हैं, वो पावर को प्रॉपर्ली डिस्प्ले करते हैं, और उस पावर को यूज करके अलग अलग तरीके के लॉज बनाते हैं, अलग तरीके के व्यू पॉइंट्स लेकर आते हैं, राइट। सो इस तरीके से भारत में इलेक्शन काम करता है, भारत में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस तरीके से काम करता है, पावर शेयरिंग, ठीक है। तो देखो, पीपल जो रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, ये वाला जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के लिए इलेक्शन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। देखो, इसलिए एरिस्टोटल ने यहां पर एक स्टेटमेंट दिया था। एरिस्टोटल ने कहा था कि डेमोक्रेसी तब नहीं होती जब मैन ऑफ प्रॉपर्टी रूल कर रहे हो। जब मैन ऑफ प्रॉपर्टी अगर रूल कर रहे हो तो दैट कैन नॉट बी डेमोक्रेसी। रादर जो पुअर पीपल है, पुअर नीडी पीपल है, सिंपल शब्दों में एरिस्टोटल ने वर्ड यूज किया था इंडिजेंट। इंडिजेंट बोला था कि व्हेन जो इंडिजेंट पीपल होते हैं जब वो रूल करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज डेमोक्रेसी। इंडिजेंट का मतलब आई होप आप समझ गए, पुअर एंड नीडी, ठीक है। सो इस चीज को आप यहां पर देखो डिफाइन कर सकते हो कि एरिस्टोटल ने कहा था कि मैन ऑफ प्रॉपर्टी अगर रूल करे तो दैट इज नॉट डेमोक्रेसी। रादर जब पुअर एंड नीडी रूल करती है, देन दैट इज डेमोक्रेसी, ठीक है। वंस अगेन इस चीज को अगर हम थोड़ा सा समझे तो देखो, हमारा जो वर्ल्ड रहा है, नॉट जस्ट इंडिया बट एंटायर वर्ल्ड, वो ओवर द ईयर्स अलग अलग टाइप के सोसाइटल स्ट्रक्चर से होकर निकला है। उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था फ्यूडल सिस्टम, ठीक है। फ्यूडल सिस्टम क्या था? फ्यूडल सिस्टम में जहां पर एक मास्टर होता था, मास्टर के अंदर मल्टीपल स्लेव्स होते थे, और वो स्लेव जो है मास्टर के अंदर काम क्या करते थे। इसका मतलब है कि सारी की सारी राइट्स किसके पास होती थी? मास्टर के पास, और स्लेव के पास अपनी कोई भी राइट्स नहीं होती थी। सिंपल शब्दों में समझे कि जो स्लेव है, यानी कि जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, वो अपने मास्टर को चूज नहीं कर सकती थी, ठीक है। दे कुड नॉट चूज इट। नाउ द पॉइंट इज, और यही सिस्टम जो है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से हमारे वर्ल्ड के अंदर चलता आ रहा है, अलग अलग कंट्री के अंदर। कहीं पर आप मोनार्की देखेंगे, कहीं पर आप अरिस्टोक्रेसी देखेंगे, राइट। तो ये सब चीजें एक्चुअली ये शो करती है कि पीपल के पास कभी भी पावर नहीं रही है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करने की। सिंपल शब्दों में कि इन पीपल को जो गवर्न करने वाले हैं, कौन गवर्न करेगा, इस गवर्न करने की जो पावर है किसके पास रहेगी, ये चूज करने की पावर कभी भी पीपल के पास नहीं रही है। नाउ देन केम अ सिस्टम कॉल्ड एज डेमोक्रेसी। तब एक डेमोक्रेटिक सिस्टम आता है, और उस डेमोक्रेसी की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत ये होती है कि पीपल को एक पावर मिलता है कि पीपल चूज कर सकते हैं, जो लोग हैं वो चुन सकते हैं कि आफ्टर ऑल मुझे गवर्न कौन करेगा, मेरे लिए लॉज कौन बनाएगा, मेरे लिए रूल्स कौन बनाएगा। सो दैट इज द थिंग। नाउ दिस इज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डेमोक्रेसी ने, देखो, डेमोक्रेसी एक ऐसा फेज लेकर आया है, डेमोक्रेसी एक ऐसा कंसेप्ट लेकर आया है जिसमें हमारे पूरे के पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार पीपल को पावर मिली है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद से चूज कर सकते हैं। इसका मतलब है ओवरऑल पावर किसके पास है? ओवरऑल पावर किसी मोनार्क के पास नहीं है, किसी एरिस्टोक्रेट के पास नहीं है, किसी ओलिगार्क के पास नहीं है। रादर द पावर इज विद द पीपल, बिकॉज पीपल आर चूजिंग। क्या आप समझ पा रहे हैं इसको? लोग चूज कर रहे हैं इसको। सो डेमोक्रेसी का एक्चुअली मतलब है लोग खुद चूज कर रहे हैं, पीपल देमसेल्व्स एक्सरसाइजिंग देयर पावर थ्रू राइट टू वोट, थ्रू राइट टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, राइट। अलग अलग तरीकों से इस पावर को यूज कर रहे हैं, और अपने लिए खुद का जो रूलर है, या फिर जो अपना खुद का जो कौन गवर्न करेगा, इस चीज को चूज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई होप आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये समझ गए कि डेमोक्रेसी की सबसे इंपॉर्टेंस क्या है। डेमोक्रेसी ने जो जनरल पब्लिक है उसको पहली बार ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर ये वॉइस प्रोवाइड की है कि वो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद से चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो ये समझ गया। अब देखो, सेकंड चीज आप ये समझो कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या है। बिकॉज आपको याद है क्वेश्चन क्या कहता है, दैट इलेक्शन अलोन कैन नॉट मेक अ पर्टिकुलर कंट्री डेमोक्रेट। मतलब अगर किसी देश के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, वो अकेला ही एकमात्र ऐसा फैक्टर नहीं है जिसके कारण किसी कंट्री को हम कह देंगे कि डेमोक्रेसी हो रही है। देखो, इलेक्शन तो पाकिस्तान के अंदर भी होते हैं। क्या आप कहोगे कि पाकिस्तान एक ट्रू डेमोक्रेसी है? नो। इलेक्शन तो चाइना के अंदर भी होते हैं। तो क्या आप कहोगे कि चाइना एक ट्रू डेमोक्रेसी है? नो, राइट। सो इलेक्शन एकमात्र फैक्टर नहीं हो सकता, ये चीज तो हमें समझ आ गई। तो हमें ये समझाना है अपने एग्जामिनर को, अपने इवैल्यूएटर को, कि एग्जैक्टली इलेक्शन के अलावा और कौन कौन से फैक्टर होते हैं। सो आप यहाँ पर फैक्टर्स बता सकते हैं, आप यहाँ पर फीचर्स बता सकते हैं, एक पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के, एक डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी के। तो पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट फीचर तो डेफिनेटली इलेक्शन है। बट इलेक्शन किस तरीके के होने चाहिए? देखो, इलेक्शन शुड बी फ्री, इट शुड बी फेयर, एंड इट शुड बी फ्रीक्वेंट। ये 3 कीवर्ड्स है, इसको ध्यान रखना। फ्री का मतलब है कि जब एक इलेक्शन होगा उसमें कोई भी एक पर्टिकुलर पार्टी उस पर्टिकुलर इलेक्शन को वो नहीं करने की कोशिश करेगी, मतलब कि उसको बायसनेस क्रिएट करने की कोशिश नहीं करेगी, और हर एक पर्सन को प्रॉपर राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे कि आप अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज कीजिए और आके वोट दीजिए।
फेयर का मतलब है कि कोई भी इंपार्शियलिटी नहीं होगी, सॉरी कोई भी पार्शियलिटी नहीं होगी, कोई भी बायसनेस नहीं आएगा, हर एक पर्सन को प्रॉपर चांसेस मिलेंगे अपनी राइट को चूज करने का। और थर्ड चीज फ्रीक्वेंट मतलब पीरियोडिक, ठीक है, फ्रीक्वेंट इज नॉट द राइट वर्ड, पीरियोडिक इज द राइट वर्ड। पीरियोडिक का मतलब है टाइम टू टाइम, जैसे इंडिया के अंदर 5-5 साल पे इलेक्शंस होने चाहिए। फ्रीक्वेंट का मतलब क्या हो जाता है कि हर एक साल पे करवा दो, तो वो भी सही नहीं है। पीरियोडिक इलेक्शन, जो भी टाइम फ्रेम डिसाइड किया गया है उन पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे प्रॉपर इलेक्शन होने चाहिए। पहली चीज तो ये, पहला फीचर तो ये हो गया। सेकंड चीज, इलेक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, या फिर डेमोक्रेसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर ये है इंक्लूसिवनेस। क्या कह सकते हैं, इंक्लूसिवनेस, मतलब कि ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, हर एक को राइट टू वोट मिलना चाहिए, हर एक के पास राइट टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए कि सब के सब आगे जाकर के अपने पावर्स को यूज कर सके, अपने राइट्स को यूज कर सके। आई होप आप ये भी चीज समझ गया। थर्ड चीज, जब भी डेमोक्रेसी होती है तो रूल ऑफ पर्सन नहीं होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ठीक है। तो भारत के अंदर लॉ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम कह सकते हैं रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होना चाहिए, रूल ऑफ पर्सन नहीं होना चाहिए। अगर रूल ऑफ पर्सन है तो उस कंट्री को हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते, बिकॉज रूल ऑफ पर्सन का मतलब क्या है, टोटलिटेरियनिज्म, अथॉरिटेरियनिज्म, डिक्टेटरशिप, जो कि आप जानते हैं हिटलर के टाइम में हुई, जर्मनी में मुसोलिनी के टाइम हुई, इटली में, अभी नॉर्थ कोरिया के अंदर हो रही है, राइट। ये सब चीजें रूल ऑफ पर्सन क्रिएट करती हैं, बट रूल ऑफ पर्सन कभी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को क्रिएट नहीं कर सकता है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो हम कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं, हम फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं। बिकॉज क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने कहा था कि दैट इलेक्शन इज नॉट द ओनली फीचर, है ना। इलेक्शन, उस क्वेश्चन ने कहा था कि अगर किसी कंट्री में इलेक्शन हो रहे हैं तो हम नहीं कह सकते कि सिर्फ इलेक्शन हो रहे हैं इसलिए वो कंट्री डेमोक्रेटिक है। तो अभी हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो स्टेटमेंट सही था, और इलेक्शन के अलावा और कौन कौन से फीचर्स हैं हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। फोर्थ चीज, मान लेते हैं कि इंक्लूसिवनेस आ गई, ठीक है, हर एक पर्सन को प्रॉपर सब कुछ मिल गया। अब हर एक पर्सन के पास राइट टू स्पीच, एक्सप्रेशन एंड चॉइस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हर एक के पास जो वो बोलना चाहते हैं, मान लो कि गवर्नमेंट कुछ कर रही है और उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई पर्सन आवाज उठाना चाहता है, उसके पास वो होना चाहिए। स्पीच एंड एक्सप्रेशन उसे कहते हैं। चॉइस का मतलब आप समझ ही गए, राइट टू वोट। यहाँ तक कि जो नोटा का कंसेप्ट है वो भी राइट टू चॉइस के अंदर आता है कि मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं है, मतलब मेरे चॉइस में इनमें से कोई भी नहीं आता, राइट। तो ये सब चीजें एक्चुअली शो करती हैं कि एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री किस तरीके से बन सकती है। क्या आप ये चीज समझ गया। अब देखो, अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, जब आप ये सही समझ गए कि फीचर्स क्या होगा, अब हम क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा था दैट इलेक्शन इन इटसेल्फ, मतलब इलेक्शन जो है वो अकेले ही किसी कंट्री को डेमोक्रेटिक नहीं बना सकता, पहली चीज तो, ठीक है। बट अगर आप देखो, हमने ये भी चीज डिस्कस कर ली कि इलेक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज इलेक्शन अगर होगा, दैट टू पीरियोडिकली होगा, तभी तो लोगों को टाइम टू टाइम राइट टू वोट मिलेगा। लोगों को राइट मिलेगा, इसका मतलब क्या है, लोगों का जो वॉइस है, पब्लिक का जो वॉइस है वो काइंड ऑफ आगे बढ़ेगा, और जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट को चूज करेगा। पहली चीज तो ये। सेकेंड चीज, क्या हम ये कह सकते हैं कि किसी गवर्नमेंट को अगर चेंज करना है, मान लो गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही है, उसके लिए भी इलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना। देखो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या आप समझ, क्या आपको समझ आ रहा है। अभी हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया कि फीचर्स क्या क्या थे इलेक्शन के। नाउ वी आर कमिंग टू द सेकंड पार्ट, जब हम ये बता रहे हैं कि देखो ऑल्दो इलेक्शन एकमात्र इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बट इलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले चीज हमने क्या डिस्कस किया कि पहली चीज तो इलेक्शन पीरियोडिक होने चाहिए, बिकॉज इससे राइट टू वोट मिलेगा, राइट टू वोट मिलेगा तो लोगों का वॉइस जो है, मतलब पीपल जो है अपनी पावर को प्रॉपर्ली यूज कर पाएंगे, पहली चीज। सेकंड चीज, अगर मुझे किसी गवर्नमेंट को चेंज करना है तो गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए भी मुझे इलेक्शन चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट को चेंज करने का एकमात्र तरीका ही इलेक्शन के थ्रू है ना। क्या आप समझ पा रहे हैं। देखो अगर अब मैंने गवर्नमेंट को चेंज भी कर दिया तो और क्या क्या पावर से जो मुझे इसके लिए मिलेगी। क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर देखो जब भी मैं इलेक्शन में जाऊंगा तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि वहां पे प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, प्रॉपर इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, किसी भी तरीके का मतलब पार्शियल डिसीजंस नहीं होने चाहिए, किसी भी तरीके की बायसनेस किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं होनी चाहिए। मतलब मुझे आप फ्री हैंड दे सकते हो, मुझे एक फ्री हैंड प्रोवाइड करो ताकि मैं अपने डिसीजन को खुद से ले सकूं, मेरे ऊपर किसी और का डिसीजन कभी भी थोपा ना जाए, सिंपल शब्दों में, राइट। ये भी हमारे इलेक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट चीज, क्या हम ये कह सकते हैं कि पार्शियलिटी इस बात पे भी नहीं होनी चाहिए कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन एससी है, एसटी है, ओबीसी है, वुमेन है, ट्रांसजेंडर है, राइट। इसके अलावा किस रेस का है, किस कलर का है, किस जेंडर का है, किस कास्ट का है, किस पॉलिटिकल व्यू का है, राइट। इनमें इनमें से भी किसी भी चीज के ऊपर पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। ये भी हमारे इलेक्शन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमारे इलेक्शन के लिए, क्या हम ये कह सकते हैं कि इलेक्शन के अंदर और हमारे भारत के अंदर जो होता भी है दैट every vote has one value, ठीक है, and every value is supreme value, ठीक है। वैल्यू, इस चीज को समझो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। कहने का मतलब यह है हर एक पर्सन की वोट के पास एक वैल्यू होगी,
और हर एक जो सिंगल वैल्यू है वो सुप्रीम वैल्यू होगी, मतलब हर एक वोट को एक सुप्रीम पावर की तरह देखा जाएगा। एक भी वोट की वैल्यू कम नहीं है, एक भी वोट की वैल्यू कम नहीं है। हर एक वोट जो है वो यहां पर महत्व रखता है, हर एक पर्सन का जो वोट है वो महत्व रखता है। ठीक है, इसलिए एक स्टेटमेंट बोला जाता है, एक स्टेटमेंट इज दैट एवरी वोट मस्ट बी वैल्यूड एंड एवरी वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। ठीक है, सो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स है, आप दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। दोनों का काइंड ऑफ कहने का तरीका डिफरेंट है बट मीनिंग काइंड ऑफ ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, देखो सी दिस वन इज स्लाइटली बेटर बिकॉज दिस वन इज स्लाइटली बेटर बिकॉज देखो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो आप बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली कहीं पर देखेंगे नहीं, मतलब आपको नहीं मिलेगा। सो अगर आप इफ यू राइट दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली बाकी लोग बच्चे यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपको एक एज मिलेगा, यू विल गेट दैट एक्स्ट्रा एज और उससे आपको बेनिफिट मिलेगा मार्क्स में। द स्टेटमेंट इज एवरी वोट हैज वन वैल्यू एंड एवरी वैल्यू इज सुप्रीम वैल्यू। ठीक है, सो ये काफी इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो देखो इसके थ्रू हमने ये समझ लिया कि एग्जैक्टली किस तरीके से इलेक्शन एकमात्र इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बट इलेक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सो इट इज नॉट द ओनली थिंग बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, सो आई होप आप ये चीज समझ गया। अब देखो, अब हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्शन का इंडिया के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, भारत के अंदर इंपॉर्टेंस क्या है इलेक्शन का। तो देखो इलेक्शन की जो नॉर्मल इंपॉर्टेंस है उसी जनरल इंपॉर्टेंस को हम लिख सकते हैं यहाँ पर। पहली चीज तो जो इलेक्शन है वो इंडिया के लोगों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि वो हम अपने लीडर को खुद चूज कर सकते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद से चूज कर सकते हैं, पहली चीज तो। और वो कैसे कर सकते हैं, हम अपने राइट टू वोट को यूज करके करेंगे। तुम क्या कह सकते हैं कि पीपल के जो एस्पिरेशंस है, पीपल के जो आइडियल्स हैं वो उनके वोट के थ्रू शो होते हैं, और जो उनके वोट है वो उनको रिप्रेजेंटेटिव्स को शो होते हैं। तो क्या हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि जो पीपल के एस्पिरेशंस है वो इनडायरेक्टली उनके एस्पिरेशन उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू शो होते हैं, राइट। तो इस तरीके के आप लिंकेज क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, सेकंड आप ये कह सकते हो कि किसी लीडरशिप को अगर मुझे चेंज करना है तो उसके लिए भी इलेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि इलेक्शन मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू मैं किसी भी गवर्नमेंट को गिरा सकता हूं। मैं अपनी वोट जो है उसके अगेंस्ट में देकर के उसके ऑपोजिशन पार्टी को वोट देकर के एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को हटा सकता हूं पावर से, बिकॉज ऑब्वियसली जो अल्टीमेट अथॉरिटी है किसी पर्सन किसी पॉलिटिकल पार्टी को बनाने की या फिर खत्म करने की, दैट रिलाइज विद पीपल ओनली, मतलब लोगों के पास ही वो पावर है। ठीक है, आई होप आप ये चीज समझ गए। थर्ड चीज, इलेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज प्रोवाइड करता है, दैट इज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का सीधा सा मतलब है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो एक पर्सन है एबीसी, ठीक है, एबीसी कोई काम करना चाहता है, मान लो कि उसके काम का नाम है एक्स वाई जेड, वो एक्स वाई जेड करना चाहता है। नाउ एबीसी जब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को देखता है, मान लो पॉलिटिकल पार्टी 1, पॉलिटिकल पार्टी 2 एंड पॉलिटिकल पार्टी 3, तो एबीसी देखता है कि जो काम मुझे करना है एक्स वाई जेड, मान लो एक्स वाई जेड का मतलब है रोड बनवाना, ठीक है, तो इस रोड बनवाने के लिए ना तो वन बात कर रहा है, ना ही सेकंड पॉलिटिकल पार्टी बात कर रही है, ना ही थर्ड पॉलिटिकल पार्टी बात कर रही है। सो एबीसी क्या कर सकता है, एबीसी डायरेक्टली जाकर उस इलेक्शन के अंदर खड़ा हो सकता है और वो बोल सकता है कि अगर मैं जीत गया तो मैं एक्स वाई जेड काम करवाऊंगा, सिंपल शब्दों में रोड बनवाऊंगा। अगर बाकी जो लोग हैं इस पर्टिकुलर एरिया के कॉन्स्टिट्यूएंसी के, अगर उनके भी सिमिलर एस्पिरेशंस होंगे, तो उनके भी सिमिलर वैल्यूज होंगे, तो वो इसको जिताएंगे, वो एबीसी को चाहेंगे पावर में आए ताकि एबीसी आकर अपना काम करे। क्या आप समझ सकते हैं। सो भारत के अंदर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आपको एक ऐसी पावर प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली पावर पॉलिटिक्स में आ सकते हैं और अपने एस्पिरेशंस को फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आपने अपनी पावर को फुलफिल किया, जैसे आपने चीजों को अपने कंप्लीट करना स्टार्ट किया, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी वैल्यूज है, आपकी जो वोट की वैल्यू है, आपकी पॉलिटिक्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। सिमिलरली द फोर्थ चीज इज कि इलेक्शन जो होते हैं वो एक सेल्फ करेक्टिंग सिस्टम होते हैं, सेल्फ करेक्टिंग सिस्टम। बिकॉज देखो जब टाइम टू टाइम इलेक्शंस होते हैं तो लोगों के पास टाइम टू टाइम पावर होती है कि वो टाइम टू टाइम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चेक कर सकते हैं और अगर वो सही काम नहीं कर रहे हैं तो उनको बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, सो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है सेल्फ करेक्टिव सिस्टम। तो देखिए ये चीज तो हम समझ गए कि इलेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इंपॉर्टेंस क्या है। सो आप बता सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है 1950 के अंदर इसको बनाया गया था, एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह बनाया गया था जिसका मेन एम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन को करवाना। और ये काफी हद तक इस चीज के अंदर सक्सेसफुल रहा है, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी सिंगल टाइम विदाउट फेल इसने हर बार टाइम पे इलेक्शंस करवाए हैं, टाइम पे प्रॉपर फंक्शनिंग करवाई है। और जस्ट बिकॉज टाइम पे इलेक्शन हो पाए हैं तभी तो हमारी डेमोक्रेसी आज इतनी स्ट्रांग है, राइट। अभी अगर हम बात करें कि इलेक्शन कमीशन की इंपॉर्टेंस क्या रही है, तो इलेक्शन कमीशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रही है कि उसने फ्रीक्वेंट इलेक्शंस करवाए हैं और पीरियोडिक इलेक्शंस करवाए हैं। ठीक है, ये चीज आप अपने इलेक्शन कमीशन के फेवर में बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने आंसर को अप्रोच कर सकते हैं। फाइनली जब आपको आंसर को एंड करना है, कंक्लूड करना है, व्हाट यू कैन से, आप बता सकते हैं कि भारत के अंदर जो पॉपुलेशन है दैट इज टू मच, मोर देन 1.3 बिलियन, 1.3 बिलियन पीपल के एस्पिरेशंस को, उनके एम्स को, उनके जो भी आइडियाज हैं उनको शो करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक परफेक्ट बैलेंस लेकर आ रहा है।
एंड अगर हमें लोगों के वैल्यूज को, लोगों के एस्पिरेशंस को प्रॉपरली अपलिफ्ट करना है, उनको एम्पावर करना है, तो इलेक्शंस फ्रीक्वेंट करवाने बहुत इंपॉर्टेंट है, और इलेक्शन फ्रीक्वेंट करवाने में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट हाथ रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से आप अपने आंसर को एंड कर सकते हैं। आई होप आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को प्रॉपरली समझ गए। देखिए, ये क्वेश्चन जो था बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, बट इसको थोड़ा सा एक तरीके से लिखना था। सो आई होप आप वो अप्रोच समझ गए कि किस तरीके से इसको लिखना था। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ टुडे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करते हैं। द क्वेश्चन सेज दैट फाइनेंस कमीशन हैज टेकन अ जुडिशियस अप्रोच इन वेइंग कंपीटिंग नीड्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स। कमेंट 10 मार्क का क्वेश्चन है, जिसको आपको 150 वर्ड्स के अंदर लिखना है। ऑलराइट, तो देखिए, सबसे पहली चीज तो जस्ट लाइक वी हैव डन इन रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, सबसे पहले आप क्या करोगे, बॉडी के इंट्रोडक्शन के अंदर आप फाइनेंस कमीशन को इंट्रोड्यूस करोगे, बिकॉज दैट इज द बिगर पिक्चर है। तो आप बताएंगे कि जो फाइनेंस कमीशन है उसको प्रेसिडेंट बनाते हैं टाइम टू टाइम, आर्टिकल 280 के अंदर ये चीज मेंशन्ड है, और आप बताओगे कि इसका मेन काम क्या है, फाइनेंस रिलेशन को प्रमोट करना दो जगहों पर। पहली चीज तो बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, एंड बिटवीन स्टेट एंड स्टेट। ठीक है, सेंटर और स्टेट के बीच में फाइनेंशियल रिलेशन को प्रमोट करना भी इनका काम है, और डिफरेंट स्टेट्स के बीच में फाइनेंशियल जो रिलेशन है उसको इंपोर्ट करना भी इनका काम है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो। इसके अलावा जब भी बजट का इशू आता है, जब भी पैसे आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, तो वो पैसे किस तरीके से डिवाइड होंगे, कितना पैसा सेंटर के पास जाएगा, कितना पैसा स्टेट के पास जाएगा, और कितना पैसा कौन से स्टेट के पास जाएगा, मतलब स्टेट टू स्टेट डिवीजन। इन तीनों ही चीजों के बारे में जो रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है प्रेसिडेंट को, वो कौन प्रोवाइड करता है, इट इज डन बाय द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसके अलावा ये तो हो गया प्लान रेवेन्यू है ना, जो पैसे हैं हमारे पास उसका रेवेन्यू किस तरीके से करना है वो फाइनेंस कमीशन डिसाइड करेगा। बट इसके अलावा जो अनप्लान रेवेन्यू है उसका जो सारा का सारा एक्सपेंडिचर है वो भी फाइनेंस कमीशन देखता है। तो दैट इज व्हाई फाइनेंस कमीशन इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडीज, जो कि हमारे कंट्री के एंटायर रेवेन्यू सिस्टम को ठीक है, प्रॉपरली रेगुलेट करती है, उसको फाइनेंस करने की कोशिश करती है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। ठीक है, आई होप आप ये चीज समझ गए। अब देखो, फाइनेंस कमीशन को आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बॉडी पार्ट कि आफ्टर ऑल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपको स्टार्ट कैसे करना है। बिकॉज क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन कहता है कि किस तरीके से फाइनेंस कमीशन जो है वो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की नीड्स को प्रॉपर्ली वे इन करता है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर ना थोड़ा सा वो बता सकते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे सकते हैं। आप बता सकते हैं कि जो फाइनेंस कमीशन है वो 1920s में स्टार्ट हुआ था, इसका आइडिया जो आया था। और मेन एम क्या था इस आइडिया का मेन एम ये था कि जो भी भारत के अंदर फाइनेंसेस से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, स्पेशली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में, उनको प्रॉपर्ली रेगुलेट करना, उनको एक जगह पर लेकर आना, कंसोलिडेट करना, राइट। ये सब चीजें फाइनेंस कमीशन की तरह, मतलब इस तरीके से काम को स्टार्ट किया गया था। देन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो देन केम आर्टिकल कॉल्ड एज आर्टिकल 268। आर्टिकल 268 ये बोलता है कि फाइनेंस कमीशन का सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो फिस्कल डिवाइड है, फिस्कल डिवाइड का मतलब क्या है, जो मनी से रिलेटेड जो डिविजन होते हैं उन डिविजन को करने के लिए फाइनेंस कमीशन को बनाया गया है। ठीक है, वो ये कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसी भी टैक्स को या फिर ड्यूटी को इम्पोज कर सकता है। ठीक है, लेकिन वो स्टेट को ये पावर देता है, आर्टिकल 268 की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 268 जो है वो स्टेट को ये पावर देता है कि वो इसी टैक्स को कलेक्ट कर सकता है। तो क्या आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है एग्जैक्टली? देखो, हो ये रहा है कि फाइनेंस कमीशन एक्चुअली डिसाइड कर रहा है, फाइनेंस कमीशन के तहत जा रहा है कि कौन कौन से टैक्सेस ऐसे होंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोज करेगी, बट उसको स्टेट वो लेगी, मतलब स्टेट उसको कलेक्ट करेगी। मतलब कितना पैसा स्टेट के पास जाएगा, कितना पैसा सेंटर के पास जाएगा, इन सबको ओवरऑल कौन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है, इट इज बीइंग डन बाय फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ऑलराइट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली फाइनेंस कमीशन के दो मेन फंक्शंस क्या क्या है। पहला फंक्शन है कि देखो, हमें उनको वर्टिकल बैलेंसेस को देखना होता है। वर्टिकल बैलेंस, वर्टिकल फिस्कल बैलेंस वुड बी अ गुड वर्ड। देखो, फिस्कल बैलेंस का मतलब है, अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया दो पार्ट में डिवाइडेड है। अगर फेडरल सिस्टम को देखें तो दो पार्ट में है, सेंट्रल एंड स्टेट। तो फिस्कल बैलेंस का मतलब है कितना पैसा सेंटर के पास जाएगा और कितना पैसा स्टेट के पास जाएगा। इस चीज को कंट्रोल करना सबसे पहली चीज तो फाइनेंस कमीशन के फंक्शन के अंदर आता है। सेकंड चीज हम कहते हैं, देखो सेकंड है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि देखो डिफरेंट स्टेट्स जो है वो तो सेम लेवल पे है। देखो सेंटर स्टेट पे हमने बोला तो सेंटर को हमने ऊपर रखा, स्टेट को हमने नीचे रखा, ये चीज समझ आता है। बट जो अलग अलग स्टेट है उसको हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते, बिकॉज ऑल आर एट द सेम लेवल। सो डिफरेंट स्टेट के बीच में कितना पावर जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो कुछ पैसा यहाँ पर एक स्टेट 1 के पास गया, कुछ पैसा स्टेट 2 के पास जाएगा, किसको कितनी जरूरत है उसके हिसाब से पैसा यहाँ पर डिवाइड होता है। ठीक है, सो आई होप आप ये चीज समझ गए। दो, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो मेन पावर है, मेन फंक्शन है फाइनेंस कमीशन का, वो यही है कि इनइक्वालिटी को एड्रेस करना है। पहली चीज तो बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स,
मतलब सेंटर कितना पैसा सेंटर को, कितना पैसा स्टेट को जा रहा है, इसके बीच में इनइक्वालिटी को एड्रेस करना है। और दूसरा बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, मतलब एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में कितना पैसा जा रहा है उसको भी प्रॉपर्ली चेकआउट करना है, उसको भी प्रॉपर्ली करना है। और ओवर द इयर्स 1950 से हमने एक चीज देखा है कि फाइनेंस कमीशन लार्जली सक्सेसफुल हुई है। उसने एक बहुत ही जुडिशियस अप्रोच को फॉलो किया है पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करने में, भले वो सेंट्रल से स्टेट के बीच में हो या फिर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के बीच में हो। ठीक है, सो हम ये चीज कह सकते हैं कि बहुत ही जुडिशियसली जो फाइनेंस कमीशन है वो काम करती है। अब देखो, मैं आपको पहले तो एक छोटा सा डेटा देता हूं कि एग्जैक्टली काम कैसे हो रहा है। देखो, अभी जो करेंटली जो चल रहा है वो 15 फाइनेंस कमीशन चल रहा है। ठीक है, 15 फाइनेंस कमीशन, इससे पहले 14 फाइनेंस कमीशन था, उससे पहले 13 फाइनेंस कमीशन था। 13 फाइनेंस कमीशन ने क्या बोला था कि जितना ही पैसा टोटल है उनमें से 32% जो मनी है दैट विल बी गिवन टू स्टेट्स। ठीक है, स्टेट्स को 32% पैसा दिया जाता था, मतलब आउट ऑफ 100 रुपीज 32 रुपए किसको दिए जाएंगे, स्टेट को, और जो 68 रुपए वो किसके पास रहेंगे, सेंटर के पास। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर। फिर 14 फाइनेंस कमीशन जब आता है, तो 14 फाइनेंस कमीशन जब बनाया गया तो ये डिसाइड किया गया कि जो स्टेट्स की रिक्वायरमेंट है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, मतलब स्टेट्स की वैल्यू जो है काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, उनकी नीड्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, तो अब 32% से स्टेट को काम नहीं चलेगा। सो उन्होंने 14 फाइनेंस कमीशन एक्चुअली टुक अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, और उन्होंने स्टेट को 42% पैसा प्रोवाइड करना स्टार्ट करने का रिकमेंडेशन दिया। मतलब कि अब 100 में से 42 रुपए स्टेट के पास जाएंगे और ओनली 58 पैसा जो है वो सेंटर के पास जाया करेगा। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब देखिए, जो रीसेंट 15 फाइनेंस कमीशन आता है, तो पहली चीज तो देखो, अब हम कितना शेयर है उसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। एक्जैक्टली हुआ क्या, होता यह है कि 2017 के अंदर 15 फाइनेंस कमीशन अनाउंस होता है। जब ये अनाउंस होता है ना 15 फाइनेंस कमीशन, तो जो बहुत सारे स्टेट्स थे ना, वो स्टेट्स का काइंड ऑफ एक पैनिक मोड में आ गए थे, बिकॉज उनको लग रहा था, बिकॉज देखो 2017 का पीरियड था कि 2014 से लेकर के आप जानते हैं बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो एक डोमिनेंट गवर्नमेंट की तरफ आगे बढ़ रही है। सो वो जो भी डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज को बना रही थी, स्टैचुरी बॉडीज को बना रही थी, वो सब के सब कहीं ना सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में काम कर रहे थे। सो स्टेट्स थॉट कि अगर 15 फाइनेंस कमीशन को बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसका मतलब है कि जो सेंट्रल प्रोसीड्स है, मतलब जो पैसे वगैरह जो पहले 42% पैसे स्टेट को मिलते थे, वो शायद अब कम हो जाएंगे। अब वो पैसे कम हो जाएंगे, बिकॉज हो सकता है कि जो ये 15 फाइनेंस कमीशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर हो सकता है कि पैसे कम कर दे, और सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ हो सकता है कि पहले जितना ही जैसा पैसा देती थी उस तरीके से कम पैसा देना स्टार्ट कर दे, और स्टेट की जो प्रॉब्लम है वो काइंड ऑफ फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स काइंड ऑफ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, ये जो कंसर्न था ना वो सिर्फ वर्टिकल लेवल पे नहीं था, मतलब स्टेट्स को प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं थी कि जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो पैसा डिवाइड हो रहा था सिर्फ वहां पर प्रॉब्लम आएगी, रादर ये जो प्रॉब्लम था सिर्फ वर्टिकल ना होकर हॉरिजॉन्टल भी था। मतलब उनको लग रहा था कि ऐसे स्टेट्स जो कि बीजेपी रूल्ड गवर्नमेंट के द्वारा है उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे, और जो बीजेपी के ऑपोजिशन की पार्टी के द्वारा जो स्टेट्स रूल किए जा रहे हैं उनको कम पैसे मिलेंगे। सो काइंड ऑफ प्रॉब्लम यहाँ पर डबल साइडेड थी। ठीक है, ऐसा लग रहा था, ये एक फियर था, एक फियर साइकोसिस जो कि मन के अंदर बैठ गई थी कि हो सकता है कि ऐसा हो जाए। ठीक है, अब देखो, लेकिन होता क्या है, होता यहाँ पर ये है कि जब 15 फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट्स वगैरह प्रोवाइड करती है, ठीक है, तो ये देखा क्या कि उन्होंने एक बहुत ही कंसिडर्ड अप्रोच को यूज किया, उन्होंने बहुत ही जुडिशियस अप्रोच को फॉलो किया, और यही एक्चुअली जुडिशियस अप्रोच है जिसके कारण आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखिए 15 फाइनेंस कमीशन ने ये बोला, उन्होंने 2020-21 के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रोवाइड की। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि जो स्टेट का शेयर होगा दैट विल बी 41%। ठीक है, 41%, मतलब उन्होंने कम तो किया पर ज्यादा कम नहीं किया, पहली चीज तो। सेकंड चीज, उन्होंने कम क्यों किया, उन्होंने कम इसलिए किया, उन्होंने उसका प्रॉपर रीजन दिया। द रीजन वाज कि 1% का जो डिफरेंस आया है दैट इज बिकॉज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अब स्टेट नहीं रहा है ना, अब उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो इसके कारण जो स्टेट को 1% एक्स्ट्रा जो पहले जम्मू कश्मीर के लिए मिलता था वो हमने 1% यहां से हटा दिया। सो दिस इज वेरी वेरी रीजनेबल, दिस इज वेरी वेरी रैशनल। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो 15 फाइनेंस कमीशन थी, इतनी सारी फियर्स थी कि हो सकता है कि वो सही से पैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी, स्टेट को सारे के सारे पैसे नहीं मिलेंगे, बट 15 फाइनेंस कमीशन ने ये फिर से एक बार प्रूव किया कि हम जो काम करते हैं वी डू इट वेरी वेरी जुडिशियसली। हम किसी भी तरीके के पॉलिटिकल प्रेशर, पॉलिटिकल बायसनेस, किसी भी तरीके की पार्शियलिटी को बीच में नहीं आने देते हैं, रादर वी ट्राई आवर बेस्ट कि जो भी चीजें यहाँ पर आपको प्रोसीड्स जो डिसाइड होंगी दैट विल बी डन वेरी वेरी जुडिशियसली। इट विल बी डिसाइडेड एक्चुअली विद कॉशन, मतलब सब कुछ सोच समझने के बाद ही इसे डिसाइड किया जाएगा कि कितने पैसे स्टेट्स को देने हैं, कितने पैसे स्टेट को नहीं देने हैं। इसके अलावा 15 फाइनेंस कमीशन ने एक और चीज डिसाइड किया। 15 फाइनेंस कमीशन ने एक यहाँ पर कंसेप्ट लेकर आया, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। मतलब कि ये बोला गया कि ऐसे स्टेट्स जो कि अपने पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा पैसा मिलेगा, उनको ज्यादा टैक्स मिलेगा। सो देखो, ये किसी तरीके का इनइक्वालिटी नहीं है, रादर ये एक रिवॉर्ड है।
बिकॉज ये रिवॉर्ड जो है काफी दिनों से चलता आ रहा है। 14 फाइनेंस कमीशन के अंदर भी ये बोला गया था कि अगर कोई स्टेट अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए काम करता है तो उसे हम बेटर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देने को रेडी है, ताकि इससे क्या होगा, इससे थोड़ा सा एक इंसेंटिव मिलेगा स्टेट्स को कि हम अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए काम करें। ठीक है, तो सेकेंड चीज अगर आप देखो तो एक और चीज बोला गया कि ऐसे स्टेट्स जो अपने टैक्स कलेक्शन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, जो अपने टैक्स कलेक्शन की एफिशिएंसी को और ज्यादा इंक्रीज करेंगे, जो बेटर तरीके से टैक्स को कलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो अपने टैक्सेस के इम्बैलेंसेस को पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उनको भी थोड़ा सा ज्यादा पैसा मिलेगा एज अ रिवॉर्ड। वंस अगेन फाइनेंस कमीशन ने जो ये दोनों ही स्टेप्स लिए हैं, ये किसी भी तरीके की इम्पार्शियलिटी नहीं है, किसी भी तरीके का इंस्टेबिलिटी नहीं है, रादर ये एक रिवॉर्ड की तरह है कि किस तरीके से अगर कोई स्टेट अच्छा काम कर रहा है तो उसको हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम उसको एक्स्ट्रा प्रोवाइड मतलब पैसा प्रोवाइड करेंगे। थर्ड चीज, फाइनेंस कमीशन ने यह भी साथ में बोला कि देखो, अपने किसी भी तरीके की कैपिटल एक्सपेंडिचर को, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, जब आप अपना पैसा खर्च करते हो किसी लॉन्ग टर्म एसेट के ऊपर, लॉन्ग टर्म एसेट के ऊपर, मान लो आप कोई हाईवे बना रहे हैं, कोई ब्रिज बना रहे हैं, कोई रेलवे लाइन बना रहे हैं, तो उसके ऊपर काफी ज्यादा लंबा टाइम तक पैसा खर्च होता रहता है, जिसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ बोला गया कि जब भी कोई स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर पैसा खर्च करेगी, तो वो पैसा अगर वो ऑफ बजट बोरोइंग से ले रही है, ऑफ बजट बोरोइंग से, ऑफ बजट बोरोइंग का मतलब क्या होता है कि आपने बजट से नहीं लिया, अगर आपने मार्केट से पैसा उठा लिया, आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर्स को गिरवी रखकर जो पैसा लिया है, राइट, इसे कहते हैं ऑफ बजट, मतलब आपने बजट से नहीं लिया, बजट के बाहर से कहीं और से पैसा लिया है। ठीक है, सो कहने का मतलब ये है कि जब भी ऑफ बजट बोरोइंग करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो उसको पहली चीज तो FRBM एक्ट के अंदर लाना होगा। सिंपल शब्दों में समझो, 15 फाइनेंस कमीशन बोलता है कि अगर बहुत सारा पैसा खर्च होता है किसी चीज को बनाने में, और अगर वो पैसा आपने बजट से नहीं लिया है, मतलब कहीं बाहर से लिया है, तो उसको FRBM मतलब कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, इसके अंदर लाना होगा। देखो 15 फाइनेंस कमीशन ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि ऑफ बजट बोरोइंग करना पहली चीज तो गलत नहीं है, आप पूरी तरीके से ऑफ बजट बोरोइंग कर सकते हैं, मतलब आप किसी और सोर्स से पैसा ले सकते हैं, बट हमें यह ध्यान रखना होगा कि इन सारे के सारे चीजों का एक प्रॉपर डिटेल बनाना होगा, इसको प्रॉपरली डिस्क्लोज करना होगा, ताकि हमारे पास एक प्रॉपर डेटा रहे कि आफ्टर ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट ने किससे कितना पैसा उधार लिया है, स्टेट गवर्नमेंट ने किससे कितना पैसा उधार लिया है, और जो भी पैसा आपने उधार लिया है उसको जल्दी से जल्दी एलिमिनेट करना है, मतलब कि खत्म करना है, वो पैसा आप वापस करो, ताकि आपके ऊपर जो फिस्कल इंपार्शियलिटी आ रही है, फिर जो फिस्कल डेफिसिट आ रहा है, वो डेफिसिट आपका करंट अकाउंट बैलेंस की तरफ ना जाए। ठीक है, जो कैपिटल अकाउंट बैलेंस है उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या की चीज समझ में? तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि 15 फाइनेंस कमीशन ने किसी भी तरीके का इंपार्शियलिटी अभी तक नहीं किया है, ना ही स्टेट सेंटर कुछ ज्यादा प्रोवाइड किया है, ना ही कुछ स्टेट को कम प्रोवाइड किया है, रादर 15 फाइनेंस कमीशन ने बहुत ही जुडिशियसली काम किया है, कुछ इस तरीके से काम किया है कि सेंट्रल और गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक प्रॉपर काइंड ऑफ जो एक जो बननी चाहिए है ना, एक सेंट्रल वो जो आनी चाहिए, उस चीज को प्रॉपर्ली इंश्योर करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर काम लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिबेट चल रहा था ओवर द इयर्स, ओवर एक टाइप का अलग से फंड बनाने की बात की जा रही थी, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन फंड, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन फंड। ठीक है, देखो इस फंड के तहत क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल रही थी कि अपने आर्मी नेवी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा पैसा अपने पास रखेंगे। तो स्टेट को फिर से एक बार काइंड ऑफ टेंशन हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि जो हमें 42% पैसा मिल रहा था जो 14 फाइनेंस कमीशन के थ्रू, वो पैसा कम करके उनमें से कुछ पैसा वहां पर रखना स्टार्ट कर दे। तो ये चीज 15 फाइनेंस कमीशन तक भी पहुंची कि क्या करना है इस पर्टिकुलर फंड का। तो 15 फाइनेंस कमीशन ने बोला कि ये फंड बिल्कुल बनना चाहिए, मतलब इसको रिकमेंड किया कि ये फंड आप बनाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट द पॉइंट इज कि इस फंड में जो भी पैसा आप डालोगे, जिस पैसे से आप अपने डिफेंस को मॉडर्नाइज करना चाहते हो, उनमें से कुछ ही पैसा, मतलब फ्यू अमाउंट, बहुत कम पैसा जो है आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलेगा। बाकी सारा का सारा पैसा आपको अदर सोर्सेज से मैनेज करना पड़ेगा, मतलब कि हम ऐसा नहीं करने वाले कि हम स्टेट से पैसा निकाल के आपको हम डिफेंस के लिए पैसा प्रोवाइड कर दें। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। ठीक है, सो वंस अगेन आप देखिए तो 15 फाइनेंस कमीशन ने एक बहुत ही जुडिशियस अप्रोच लिया, और जुडिशियस अप्रोच के थ्रू ये प्रूव किया कि वो जो काम करती है वो किसी भी तरीके का बायसनेस नहीं आने देती, उसके अंदर किसी भी तरीके का पार्शियलिटी नहीं आने देती, रादर एक अनबायस्ड और एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं कि फाइनेंस कमीशन जो है किस तरीके से आफ्टर ऑल एक बहुत ही जुडिशियस अप्रोच को फॉलो कर रही थी। ठीक है, फाइनली हम बात करते हैं कि आंसर को एंड किस तरीके से करना है, कंक्लूड किस तरीके से करना है। तो आप बता सकते हैं कि जो फाइनेंस कमीशन है उसने ओवर द ईयर बहुत ही तरीके से काम किया है, जुडिशियल अप्रोच से काम किया है, इंडिपेंडेंस को अपनी लगातार वो किया, इंश्योर किया है, जो भी टैक्सेस वगैरह डिवॉल्व करने थे उसको सेंटर और स्टेट के बीच में और स्टेट टू स्टेट के बीच में बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। राइट, ये शो करता है कि जो फाइनेंस कमीशन है वो हाईली सक्सेसफुल बॉडी है, और उसकी इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए हमें और भी बहुत सारे काम करने होंगे। ठीक है, सो इस तरीके से आप अपने आंसर को एंड कर सकते हैं, इससे आपका आंसर जो है एक अच्छे नोट पर फिनिश होगा।
आई होप आप इस पर्टिकुलर अप्रोच को समझ गए। दोनों ही क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया, आई होप आप उस क्वेश्चंस को समझ गए। दोनों ही क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। कीप राइटिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप डूइंग मिस्टेक्स करते रहिए ताकि आप उस मिस्टेक से कुछ नया सीख सकें, ठीक है। जितनी मिस्टेक्स आप एग्जाम से पहले कर लेंगे दैट इज एक्चुअली ओके। अभी मिस्टेक्स करना है दैट इज कंप्लीटली फाइन। एग्जाम के अंदर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दैट शुड बी द अप्रोच। आई होप आप दोनों ही चीजें समझ गए। That's all from this particular video. Thank you so much for listening. See you in the next one.